राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती वही सूरज बनकर सुबह चमकता है। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, CSR नेट अचीवर्स के इस सेशन में। और आज हम मिल रहे हैं हमारे CSR नेट के अचीवर माहिरुख आरजू। और माहिरुख आरजू ये हमारे IFS क्लासरूम के स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार CSR एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आरजू आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और हमारे पूरे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, कि आपका CSR एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सर। तो हम बहुत खुश है कि हमारे जो IFS की क्लासरूम की स्टूडेंट है माहिरुख आरजू, इनका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि माहिरुख आरजू इनका MSc बॉटनी हुआ है JNVU यूनिवर्सिटी से, और ये वहाँ पे अभी PhD भी कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ अभी हमारा रिजल्ट भी आ गया है, अब JRF भी क्वालिफाई हो चुका है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट की जो हमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि MSc के बाद जब हम CSR एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो क्योंकि MSc का सिलेबस अलग होता है और CSR एग्जाम में तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। मेथड मतलब आप बायोकेमिस्ट्री से लेकर मेथड्स इन बायोलॉजी प्लस एप्टीट्यूड। तो जब आप CSR के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या आपको पहले डिफिकल्ट लगा था सिलेबस देखकर? सर फर्स्ट टाइम जब मैंने सिलेबस देखा था तो क्योंकि हम MSc बॉटनी में तो इतना पढ़ते हैं नहीं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, अप्लाइड एंड मेथड के इतने वास्ट टॉपिक MSc बॉटनी में इतना नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ आए तो सर हो गया। यस, तो IFS में आ गए तो IFS में सिलेक्शन पक्का है। और जैसे इस बार का अगर हम एग्जाम देखें तो इस बार का एग्जाम आपने कौन से शिफ्ट में दिया था? सर मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में। और पेपर का लेवल क्या था? सर इजी टू मॉडरेट। अच्छा, इजी टू मॉडरेट था। मतलब आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सिलेक्ट कर पाओगे और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर जैसे हम एग्जाम्स में जाते हैं तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। यस सर। कि आप C पार्ट में कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, B पार्ट में कौन से सिलेक्ट करते हो। तो ये वैसे ही होता है कि आपके सामने बहुत बड़ी ऐसे 56 भोग की थाली रखी है और आपको क्या खाना है, मतलब आप क्या खा रहे हो, आप क्या उठा रहे हो। तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस के लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया था, क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी? सर सबसे पहले जैसे हमें राकेश सर ने बोला था और केसी सर भी बोलते हैं कि जो आपका स्ट्रांग है जिससे आपको जाते ही देख के डर ना लगे तो आप उस सेक्शन पे जाइए। तो IFAS से प्रिपरेशन करते करते मेरा पार्ट C स्ट्रांग हो गया था। तो मैंने सबसे पहले पार्ट C ऑप्ट किया। और मैं मतलब टाइमिंग मिलता है ना, जब पेपर स्टार्ट होने वाला होता है एंड देन एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको लैब मिलता है, टाइम लैब मिलता है। तो मैंने 1 to 30 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 30 क्वेश्चन मार्क कर लिए थे और नंबर्स लिख लिए थे। और जैसे ही स्क्रीन खुली तो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। जो मुझे आया, अगर मेरे को मतलब 20 से 30 सेकंड में लग रहा है कि हाँ ये आ रहा है मुझे, तो मैंने दिया टाइम। अगर वो छोटा है क्वेश्चन कि इजीली हो रहा है तो हाथों हाथ सॉल्व करके उसको हाथों हाथ आंसर टिक किया। और नहीं हो रहा है तो टाइम नहीं वेस्ट किया नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि सर 75 क्वेश्चन है ना, मिल जाएंगे, आप नेक्स्ट जाएंगे 32 सर मुझे 33 क्वेश्चंस मिल गए थे। कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मैं पक्का कर ही लूंगी। फिर जब मैं वापस मतलब एक राउंड मैंने मारा तो मेरे 12 क्वेश्चंस निकल गए थे। उसके बाद फिर मैं जब सेकंड राउंड के लिए गई उन्हीं क्वेश्चंस में, तो फिर कुछ क्वेश्चन फिर मैंने कि नहीं इसमें रिस्क लेना ठीक नहीं है, आप रिस्क मत लीजिए। आ रहा है क्योंकि आपको जब 33 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो आपको क्यों रिस्क लेना है, अपने ईगो पे क्वेश्चन क्यों लेना है। कि मैंने एनिमल फिजियोलॉजी बहुत 6 महीने लगा के की है, इस बार एनिमल फिजियोलॉजी तो क्वेश्चन करना ही करना है, तो वो मैंने गलती नहीं की। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं ये ईगो पे ले लेती थी। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, एनिमल फिजियो भले ही 6 महीनों पढ़ी हो, मैंने स्पेशली पढ़ के आई हूँ लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो मुझे अभी नहीं आ रही है, तो मैं क्यों करूंगी। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि जो आपके फेवरेट टॉपिक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन्हीं के टॉपिक के क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। और दूसरा, क्वेश्चंस पे इमोशनल नहीं होना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है कि मैंने बहुत पढ़ा है तो मैं यही करूंगा। ओके,
तो ऐसा कभी नहीं करना है। बस क्वेश्चंस करते समय इतना याद रखना है कि क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे पता है कि इसमें रिस्क है तो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं किया, और जो क्वेश्चन मैं कर सकती थी वही किया। यस सर। यही सिलेक्शन का सीक्रेट है। एक्चुअल में सीएसआर एग्जाम में आप कैसे स्ट्रेटेजी यूज करते हो, आप कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, यही सीक्रेट है। और दूसरा, जैसे आपने एक कहा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में ऐसे क्या मिस्टेक्स हुए थे आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपको उन अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए या उस अटेम्प्ट में रिजल्ट में प्रॉब्लम आया, और इस अटेम्प्ट में आपने उसमें क्या क्या मतलब चेंजेस किए, क्या क्या उसके मिस्टेक्स को सॉल्व किया, कैसे किया? सर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में सर पहली बात तो जब पढ़ के आए, एमएससी करके आए, तो ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लग रहा था। हाँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो सर मेरे को सिलेबस को जानने में ही लग गया कि हाँ। क्या है, कैसे पढ़ना है। देन सेकेंड अटेम्प्ट की जब बारी आई तो मैंने उस टाइम क्या किया सर, इमोशनली ले लिया कि मतलब अगर मैंने टारगेट किया है कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है तो सारे टॉपिक्स पढ़ने, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं बॉटनी की हूँ। लेकिन ये गलत है सर। हाँ, ये गलत है। क्या नाम है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। सर आपने वो हमें मैपिंग का एग्जाम मैपिंग के नोट्स दिए थे सर, उन नोट्स में से सर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो एग्जाम में उससे बाहर जाता हो। आपने सर जो जो लिखा है सर वो एग्जैक्टली वहाँ रिपीट हुआ है, वहाँ पे आते हैं। मतलब यही होता है कि जैसे जब आप रिविजन्स करते हो और जब आप सीरियसली सारे प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअल उन टॉपिक्स के या उन पॉइंट्स के बाहर कोई आता ही नहीं है। हाँ, उसके बियॉन्ड जा ही नहीं रहा है ना। हाँ, और वही चीजें बार बार आ रही है। जी सर, वही रिपीट, टॉपिक वही है, बस कभी उसके थोड़ा सा आगे पूछ लिया, थोड़ा सा पीछे पूछ लिया, कंसेप्ट चेंज कर दिए, बस थोड़ा बहुत फ्रेम कर देते हैं। हाँ, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इसी को समझने के लिए आपको टाइम लगता है जब आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हो। जी, मुझे थोड़ा लग गया। हाँ, और यही इम्पोर्टेंट है, मतलब यही सार है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जैसे हम देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप जैसे बॉटनी बैकग्राउंड से थे तो आपका बॉटनी अच्छा होगा, लेकिन लाइफ साइंस में आप देखते हो सीएसआर में तो सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। आपको जूलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, आपको बायोटेक भी पढ़ना पड़ता है, सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो क्या आपको ये फिर जो ट्रांजिशन था कि उनमें तो बॉटनी पढ़ा था और यहाँ पे तो सारे टॉपिक, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगा? नहीं सर, अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके आते हो कि हाँ आ गए हैं तो अब कर ही लेंगे, सर यकीन बस कर लिया है कि सर पढ़ा देंगे, सर जो बोल रहे हैं हमें आ रहा है समझ में, यहाँ कर लेंगे, तो फिर तो हो जाता है। अब हम एमएससी बॉटनी से हैं तो हमारे लिए एनिमल फिजियोलॉजी जो इतनी डीप पढ़ाई, मतलब थोड़ी हमको लगती है क्योंकि हम पढ़ के नहीं आए हुए होते हैं एमएससी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो सर हमने बीएससी में भी इतनी नहीं पढ़ी थी, और फिर अब हमारे तो आपसे पढ़ते पढ़ते सर हमारा डेवलपमेंट स्ट्रांग हो गया है। तो बस वही है कि सर घबराना नहीं है, जैसे प्रांशु सर बोलते हैं कि सबसे पहले घबराना नहीं है, कोई भी नया टॉपिक आ जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बी कॉन्फिडेंट। एंड देखिए, हम जैसे बार बार बोलते कि आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते हो जब आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो, कि आप खुद के ऊपर विश्वास रखो, आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि टारगेटेड टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जी सर, उनको फोकस करना, सब नहीं करना। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि सब नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है वही करना है। इतना बड़ा सिलेबस है, उसको अगर ईच एंड एवरी टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ते पढ़ते गए तो सर 2 साल तो लग ही जाएंगे। 2 साल लग जाएंगे। फिर सेलेक्टेड कीजिए, जब कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको और वो खुद समराइज करके दे रहे हैं कि इससे बाहर नहीं जा रहा है, हम आपके लिए सारा रेफरेंस बुक सब पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर हम क्यों टेंशन लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो प्रिपेयर करते समय अब 13 यूनिट से प्लस एप्टीट्यूड है, तो क्या नोट्स आपने सारे प्रिपेयर किए थे? सर जैसे क्लास में करवाते थे तो हम जल्दी जल्दी वो नोट कर लेते थे। मतलब समझ भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। और फिर जब हमने एक बार पढ़ लिया था तो जैसे आप कह रहे थे कि अगर शॉर्ट नोट्स अगर आपके खुद के बने हुए होंगे तो आपको जल्दी एग्जाम में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और शॉर्ट नोट्स भी इतना भी शॉर्ट नहीं हो कि उसमें कंसेप्ट ही गायब हो जाए, तो वो नहीं, वो शॉर्ट नोट नहीं। शॉर्ट नोट का मतलब है कंपैरेटिव टेबल, फिगर्स हो गई कुछ, जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी उस कंसेप्ट को जल्दी क्लियर कर सको, और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए, और आपको भी समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्ट बहुत डीप में पूछे जाते, इंफॉर्मेशन बहुत डीप में पूछी जाती है, तो आपके पास उसी तरह से नोट्स होने चाहिए जो एग्जाम्स के क्वेश्चन कवर करें।
कुछ तो क्या है सर कि हम इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं ना टेस्ट की वजह से। सैटरडे आते ही तो सर मतलब टेंशन होती है कि अब कल टेस्ट देना है। हाँ, तो इतना रिवाइज कर लेते हैं ना सर, तो कुछ तो पक्का याद हो जाता है। हाँ, कुछ ही ऐसा डेटा होता है जो थोड़ा दिमाग से गायब हो रहा होता है। तो Yes. बस वही लिखा जाए शॉर्ट नोट्स पे, ताकि एग्जाम टाइम में आपको पेपर पलटने में टाइम वेस्ट ना हो। हाँ। जो इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको याद करना बहुत जरूरी है, उससे आपको हेल्प मिल जाए यस, ये पार्ट बहुत बी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वैसे जब हम प्रिपेयर करते हैं तो नोट्स पढ़ते, कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी सर, उसके बगैर तो सीएसआर क्लियर नहीं होगा। हाँ, तो उसके बगैर तो कोई मतलब सीएसआर तो क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? सर जैसे कि आज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हुआ है, उसके हाथों हाथ जाके क्वेश्चन लगा लिए। हाँ, मतलब यहाँ से क्लास हुई, घर जाके मतलब उसको रिवाइज किया, हाँ, उसको थोड़ा बहुत लर्न किया, क्योंकि सर वो फ्रेश रहता है तो जल्दी याद हो जाता है। देन हाथों हाथ क्वेश्चन लगा लिए, कुछ बच गया तो सुबह लगा लिया एंड देन रिवाइज कर लिया, फिर हम क्लास आ गए। तो अगर हाथों हाथ करते रहते हैं तो फिर सर हो जाता है इजीली। हाँ। फिर बहुत जल्दी समझ में आते हैं क्वेश्चन। बहुत जल्दी समझ में आते हैं। और हाँ, क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमें बुरा लगता है, फिर रोना आ जाता है। हाँ, बहुत बार तो क्वेश्चन ही समझ में आता, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये जो पहले बार लगता है, क्या ऐसा आपको भी लगा था जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगा था सर, जबकि मेरा मीडियम हिंदी था। बीएससी तक मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ा था, एमएससी मैंने इंग्लिश ऑप्ट की थी। लेकिन सर शायद ये मेरे टीचर्स का, मैं इसका क्रेडिट टीचर्स को दूंगी अपने, बीएससी और एमएससी के टीचर्स। उन्होंने हमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से ही फेमिलियर कर दिया था, तो फिर सर हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी कुछ कुछ को मतलब सर बहुत इंग्लिश देख के घबरा जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन नहीं होता है सर, वो बहुत इजी हो जाता है सर, नहीं होती इतनी। यस। और मतलब जैसे आपने पहले से प्रिपरेशन करते समय और संडे टेस्ट मॉक टेस्ट, क्या आपको उनका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट मिला? हाँ सर, संडे टेस्ट से तो सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपको 1 वीक में जो भी पढ़ाया है वो आपका रिवाइज हो जाता है। आपको मतलब कहाँ आप गलत कर रहे हो वो आपको हाथों हाथ संडे टू संडे पता चल जाता है। और फिर सर जब डिस्कशन होता है, टेस्ट डिस्कशन, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना चाहिए था और हमने किस तरीके से पढ़ा है, तो वो हमें वहाँ गलती पता चल जाती है। फिर जो हमें टाइम मिलता है इवनिंग का, तो हम वहाँ वो सुधार कर लेते थे। तो संडे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनल एग्जाम में उसका बहुत फायदा होता है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके जो स्ट्रेटेजीज है, आपने कितने गलत किए क्वेश्चन, गलत क्यों हो गए, गलत अगर आपको कम करने या गलती ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो आपको टेस्ट से ही समझ में आता है। यस सर। और उसके साथ साथ फिर खुद का सेल्फ एनालिसिस करते रहो और अपने मिस्टेक्स को कंटिन्यूअसली क्या करो, कम करते जाओ जी। यही एक मेजर सीक्रेट है रिजल्ट का। वैसे हम ये देखते हैं कि सीएसआर में हमारे लाइफ साइंस के तो टॉपिक है ही 13 यूनिट से, प्लस एप्टीट्यूड भी है। तो क्या एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने किया था? सर जब मुझे क्लास में पढ़ाया, मतलब मैंने जब क्लास ली थी ऑफलाइन बैच, तब तो सर जब सर पढ़ाते थे तो बहुत अच्छे से समझ में आता था। हाँ। घर जाके मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तब तो सर हो गए। लेकिन सर फिर मैंने कहा कि ठीक है कर लेंगे बाद में, और सर इतना लाइफ साइंस में खो गए कि एंड टाइम तक मौका नहीं मिला। तो अगर आपको अपनी रैंक बूस्ट करनी है, बढ़ानी है, तो आप कम से कम 15 मिनट रोज एप्टीट्यूड के लिए दीजिए। मैंने जो गलती की है एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड में, वो आप मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसका डेली का डेली प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे उससे आपकी रैंक इंक्रीज हो जाती है। हाँ, सर रैंक इंक्रीज होती है और एक आपके पास एक बैकअप होता है। हाँ, कि जो पार्ट बी में गलत हुआ वो पार्ट ए ने संभाल लिया। पार्ट ए ने संभाल लिया, क्योंकि कभी कभी पार्ट बी में अगर ज्यादा गलत हुआ और एप्टीट्यूड भी ना हो तो हाँ, फिर तो सर नैया डूब गई। तब तो नैया तो डूब गई। तो फिर इसलिए आपको, और दूसरा एक है कि अगर आप डेली के डेली 15-20 मिनट देते तो आपका एप्टीट्यूड आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके 5-6 क्वेश्चन तो वहां से निकल सकते हैं, इजीली सर निकल जाते हैं। तो आपको 5-6 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क 14 मार्क होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है सीएसआर के लिए। इसलिए एप्टीट्यूड को सबको प्रिपेयर करना चाहिए, एप्टीट्यूड को छोड़ना नहीं चाहिए। सर कुछ एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक सर बहुत इजी हैं। हाँ। मतलब जिसने अगर 10th तक भी मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी तो उससे हो जाएगा। इतनी वो मतलब कंपटीशन लेवल की नहीं चाहिए कि सब आपको आना ही आना चाहिए। कुछ सर टॉपिक बहुत इजी हैं, इजीली हो जाते हैं। बेसिक्स जो भी होगा आपका, अगर मैथमेटिक्स थोड़ा भी आता और एक तो कुछ तो
पजल्स कॉमन सेंस से भी सर हो हाँ लग कॉमन जाता है। क्वेश्चन होते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है। और आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, जी तो सर। उसमें भी सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अच्छा, इवन हम ये देखते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप बी पार्ट के क्वेश्चन करते हो, सी पार्ट के क्वेश्चन करते हो, तो क्या आपने प्रैक्टिस डेली की थी क्या? सर मैं पार्ट सी के क्वेश्चन सर जो हमारा आईफास का 16 नंबर मॉड्यूल है हम्म, जिसमें 25 साल के क्वेश्चन हाँ पूरे PY हैं। QA सारे। तो जैसे कि आज जो एक पर्टिकुलर टॉपिक जहां तक आपने करवा दिया है सर उसको हम डेली करते थे। हाँ तो उससे सर बहुत मतलब अगर आप 16 नंबर मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि CSIR की खुद की लैंग्वेज क्या है Yes. और हम कैसे उसको डिकोड कर पाएंगे। तो इसलिए 16 नंबर मॉड्यूल तो आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि Yes. उससे आपको पता चलता है वहां एग्जाम में कैसे डील करना है। हाँ, और इम्पोर्टेंट है कि आपको पैटर्न समझ में आते हैं, जी एग्जैक्टली। क्योंकि क्वेश्चन ही जो होते हैं वो CSR की आत्मा है, वही आपको समझाते हैं कि CSR में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सर क्या है सिर्फ रट लिया, जो आज पढ़ाया वो रट लिया या हफ्ते भर का रट लिया, लेकिन उससे सर काम नहीं चलेगा ना। हाँ, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब हमें Yes. मालूम चलता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक हमें आया या नहीं आया। उससे क्लियरली पता चल जाता है कि वो Yes. आया या नहीं आया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम भी समझ जाते हैं कि भाई मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, एग्जैक्टली। क्योंकि एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने, और जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी आपके घर पे जो होगा गलतियां वो एग्जाम में नहीं होगी। नहीं होगी। अगर आप एग्जाम मतलब घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे और एग्जाम में जाके अगर बैठोगे तो आपकी सारी गलतियां एग्जाम में हो जाएगी। फिर कहेंगे कि है ना हम तो 13 करके गए थे, हम 12 यूनिट्स करके गए थे, लेकिन सर हाँ। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके गए थे तो फिर सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो हाँ, जाता है। तो फिर वहां पे कोई मतलब ही नहीं है ना कुछ भी, क्योंकि सिली मिस्टेक्स भी हो जाएंगे वहां पे जाके। हाँ सर। और ये बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे होता है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली की डेली करनी चाहिए। वैसे अगर हम ये देखें कि हर जब भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते, जैसे आपने प्रिपरेशन किया, तब बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी मतलब क्या होता है ना कि प्रेशर होते हैं, टेंशन होते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं हमारे लाइफ में, तो पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता था कि हाँ। टाइम बहुत वेस्ट होना, पढ़ाई ना होना, ओवर थिंकिंग होना, नेगेटिविटी होना, जो डर होता है एग्जाम के फेलियर का, वो डर लगना? सर कभी कभी तो बहुत लगता था, लेकिन फिर सर हाथों हाथ हम इस फेज में आ जाते थे या ये सोच लेते थे कि इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हाँ। सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं ध्यान से, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हाँ। इससे बढ़िया तो 4 क्वेश्चन कर लें, एक टॉपिक कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। यस, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाँ टाइम वेस्ट तो बहुत ज्यादा होता है उसमें, और अगर हम उसी में ज्यादा रहेंगे तो फिर पढ़ाई तो कंटिन्यू नहीं होगी, नहीं हो तो पाएगी। इसलिए हमें उससे बाहर आना है, उन चीजों से बाहर आना है। तो अगर आपको ऐसा होता है, ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिविटी होती है, तो आप बाहर घूमने जाओ, आप म्यूजिक सुनो, बैडमिंटन खेलो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करना। वैसे अगर हम ये देखें कि CSIR एग्जाम में बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 जी सर। और एप्टीट्यूड, जी। तो आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, या ये जो हमारे स्टूडेंट है इन्होंने कितने यूनिट्स प्रिपेयर करने चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? जितनी ये कर सकते हैं, मतलब आप 11 से नीचे तो आ ही नहीं सकते। हाँ। और अगर आप 13 कर रहे हैं, मतलब डाइवर्सिटी सर कुछ सेलेक्टेड ही टॉपिक हो पाते हैं। हाँ। अब जैसे कि मैं बॉटनी की स्टूडेंट थी, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैंने पूरी की थी, हाँ। क्योंकि वो मुझे सर आपने पढ़ाई थी और मुझे आ गई थी समझ में, पहली बार में ही आ गई थी सर। हाँ। एनिमल सर थोड़ा मुझे टाइम लगा क्योंकि उसमें सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ। तो एनिमल के सर मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स कर लिए थे। मेरे को सर हार्मोन नहीं आते थे तो मैंने टेंशन ली नहीं, मैंने कहा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हाँ। हार्मोन छोड़ दो, डाइजेस्टिव छोड़ दो, बाकी तो हो रहा है ना, वो कर लेते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो आता है उसको अच्छे से करना है और ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। हाँ, CSI ये थोड़ा ना हाँ। पूछेगा कि आपने पूरी क्यों नहीं पढ़ी, हाँ। वो तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक को फोकस करना है सबसे Exactly. इम्पोर्टेंट, और उसी को करते रहना है। और उसके साथ साथ जैसे अगर हम ये देखें कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो प्रिपरेशन करते हुए जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो टोटल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बोलते सर 6 यूनिट करे तो चलेगा क्या, 8 यूनिट करे तो नहीं चलेगा? सर, वो टाइम चला गया अब सर। हाँ, अब नहीं तो होगा सर वो। ये क्वेश्चन देखिए, आप सबका आंसर क्या है कि आपको जितना ज्यादा आप प्रिपेयर कर सकते हो उतना करना है, क्योंकि सर अब कोरिलेट करके सर यूनिट 2 को 3 के साथ एंड 12 के साथ सर, अगर जिसने यूनिट 12 एंड 13 छोड़ी, हाँ। क्योंकि सर है ना यूनिट 12 एंड 13 एक तो सर वास्ट बहुत सिलेबस है, फिर सर है ना बहुत कम लोगों को ही, स्टूडेंट्स को ही वो इजीली समझ में आ पाती है। करेक्ट।
तो जब वो 12 एंड 13 छोड़ देते हैं फिर तो सर पूरा वही मामला तो ना, हो फिर जाता वो है। तो यही तो ना, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो इसलिए फिर आपको देखिए, एक हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा करोगे उतना बेनिफिट जाता है। जितना ज्यादा प्रिपरेशन करोगे, जितना ज्यादा यूनिट करोगे, उतना बेनिफिट जाता है। दूसरा, जब आप सारे यूनिट करते हो तो आपको लाइफ साइंस समझ में आएगी, जी सर। आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होंगे। और एक्चुअल में एग्जाम में बेसिक्स ही पूछे जाते हैं। हायर लेवल पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो हम करते नहीं है, हम तो बेसिक ही क्वेश्चन करते हैं। तो यूनिट्स जहां पे लिंक होती है, वो लिंकिंग आपको समझ में आ गई तो आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट, आप लाइफ साइंस समझ गए थे। जी सर। और यही एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम रैपिड फायर राउंड लेते हैं। जी। हाँ, तो फास्ट फास्ट आंसर देने। तो अर्जु, आपने मतलब सबसे, अभी 13 यूनिट से हमारे एप्टीट्यूड है, आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता सबसे डिफिकल्ट है? सर यूनिट 1। अच्छा, यूनिट यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री। जी। अच्छा, और उसमें क्या डिफिकल्ट लगता है? सर एंजाइम Numericals? काइनेटिक्स वाले टॉपिक्स हाँ, जो हाँ, हैं हाँ। उससे आगे वाले जो भी हैं वो अच्छा, और आपको सबसे, आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है पूरे लाइफ साइंस में? फेवरेट हाँ, सर मोल मॉलिक्यूलर Molecular बायोलॉजी। biology। यस। और आप जब सीएसआर एग्जाम में मतलब एग्जाम देते हो, तब आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से कौन सा पार्ट सबसे फर्स्ट करते हो? सर पहले मैं गलती करती थी, मैं पहले पार्ट बी पे जाती थी, फिर उसके क्वेश्चंस मुझे मिलते नहीं थे, फिर मुझे इतनी हाँ। टेंशन हो जाती थी। तो मैंने सीखा इस अटेम्प्ट में कि मेरे को पार्ट सी पहले करना है, हाँ। क्योंकि वहाँ 75 है, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो यस, तो पार्ट सी से स्टार्ट करते पार्ट सी से स्टार्ट हैं। और करना है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? सर पार्ट बी, उसमें नेगेटिव Part ज्यादा B। हो जाता है सर, नेगेटिव ज्यादा होता है और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स। इंफॉर्मेटिव बहुत और ज्यादा। सबसे इजी पार्ट कौन सा लगता है? सर आईफास में आके पार्ट सी। सर पहले नहीं लगता था, लेकिन Part अब C, कंसेप्ट क्लियर yes। हो गए हाँ, और स्ट्रांग हो गया हमारा पार्ट यस। सी। तो सारे आईएफएस स्टूडेंट का यही होता है कि पार्ट सी एकदम स्ट्रांग बन जाता है और जी, पार्ट सी रिजल्ट लाता है, फिर जैसे Exactly। पार्ट सी से आते हैं। वैसे और सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है वैसे। और हम डरते उस सेशन से कि मैथमेटिक्स कहीं आ ना जाए बीच में, न्यूमेरिकल्स कहीं आ ना जाए। तो क्या न्यूमेरिकल से आपको भी डर लगता है? सर नहीं, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, तो आप मतलब न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में भी सॉल्व करते थे? सर मैं टाइम के अकॉर्डिंग ध्यान रखती हूँ कि अगर पार्ट सी करने के बाद, मतलब पार्ट सी के 2 राउंड मैंने ले लिए, देन मैं पार्ट मतलब डाइवर्ट होने के लिए पार्ट बी पे गई। पार्ट बी में अब जब नहीं हो रहा है तो फिर मैं लास्ट में पार्ट ए के लिए मैंने टाइम रखा हुआ था। तो अगर वो हो रहा है इजीली, अगर मुझे वो मिल रहा है तब तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं क्यों करूंगी, मैं आगे चली जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, करेक्ट। तो मतलब जो आता है वो आप करो, जो नहीं आता है उसको स्किप करो और आगे चलो। और वैसे एप्टीट्यूड, तो क्या एप्टीट्यूड आपने पूरा प्रिपेयर किया था क्या? सर जब मैंने ऑफलाइन बैच लिया था तब तो सर मैंने पूरा प्रिपेयर किया था। कुछ सर वो ब्याज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुझसे नहीं होते थे सर, उस टाइम भी नहीं होते थे, लेकिन बाकी मुझे पूरा आया था और मैंने पूरा किया भी था। यस। फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी तो मेरी सर वो, हाँ, वो मतलब प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। और क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्वेश्चंस तो करना चाहते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, बट उनको एक चीज रोकती है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से बहुत डरते हैं। तो क्या आपको भी डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से? सर सीएसआर में तो लगता है, लेकिन सर जब वो पता होता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन तो सही ही है, हाँ, मतलब 95% आपको बता देता है माइंड कि हाँ ये सही है, हाँ। तो फिर आप क्लिक कीजिए। यस, तो फिर मतलब एक थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है वैसे। हाँ, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। Attempt के लिए। विदाउट रिस्क तो कुछ क्वेश्चन तो सर बिन रिस्क लेने की टेंशन ही नहीं होती है, कुछ में लेनी पड़ती है तो वो लेनी पड़ जाती तो है। लेनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में आपको अटेम्प्ट भी तो देना पड़ेगा। जी जैसे सर। सी पार्ट का 25 का अटेम्प्ट देना ही पड़ता है, बी पार्ट में 25 से 30 तक अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, ए में आप 8-10 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। वैसे जब आप, बहुत सारे स्टूडेंट का एक है कि एग्जाम में बैठते समय, एग्जाम होने से पहले बहुत डर लगता है, टेंशन आता है, एकदम से किसी को चक्कर आ जाता है, हाँ, मम्मी पापा याद आते हैं, उनकी बातें याद आती है, हाँ, बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी बातें याद आती है, और टेंशन आ जाता है, प्रेशर आता है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? आपको डर लगता है कि एग्जाम से पहले? नहीं सर, एग्जाम से पहले मुझे एग्जाम से पहले एक ही टेंशन होती थी कि बस मुझे सिलेबस कवर करना है, मुझे रिवीजन अपना कंप्लीट करना है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा। मैं एग्जाम देते जाते टाइम इस बारे में नहीं सोचती थी कि इस बार क्लियर होगा या नहीं होगा। मैं ये सोचती थी मेरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, मेरे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए,
मैं इसका ज्यादा टेंशन लेती थी। यस, मतलब फोकस्ड रहते थे हाँ। कि हमें बस हमारे रिजल्ट के ऊपर फोकस करना वो है, सर एग्जाम exams के ऊपर। देके आने के बाद सोचेंगे ना कि होगा कि नहीं होगा, अभी फिलहाल देके आते हैं। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है और डरने की कोई बात नहीं है। हम एक एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बस इसलिए इससे कोई डरना नहीं है। और एग्जाम तो क्या दर 3-4 महीने के बाद फिर से आ जाएगी एग्जाम। केसी सर बोलते हैं ना, जब तक तुम रो के आंसू पोंछोगे तब तक तुम्हारा नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। नया एग्जाम आ जाता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अब हम अगर देखें, अगला एग्जाम जून जुलाई में हो सकता है सपोज, जी सर। और सारे स्टूडेंट हमारे प्रिपेयर करें उस एग्जाम के लिए, तो आप उनको ऐसी क्या स्ट्रेटजी बताओगे कि जैसे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया तो उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो उन्होंने क्या क्या करना चाहिए? अभी टाइम है, मई पड़ा है, जून पड़ा है, जुलाई भी अभी क्योंकि डेट अनाउंस नहीं हुई तो हाँ। पड़ा है। तो अभी आप अपने तरकश में जितने तीर रख सकते हो रख लो, क्योंकि अभी टाइम है। Yes. जब लास्ट 1 मंथ बचेगा उसके बाद आप नए टॉपिक्स पढ़ना छोड़ दीजिएगा, और ओनली रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस, सुबह रिवीजन, शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ आप पेपर पलटेंगे एंड याद करते रहेंगे तो उससे नहीं होगा। क्योंकि सर क्या होता है कि अगर हम है ना मतलब सिर्फ याद करते करते एग्जाम में चले जाते हैं, जैसे कि अगर पूरा 1 मंथ हमने सिर्फ याद ही किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दी, सर हम एग्जाम में जाके डिकोड नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। करेक्ट। अगर 1 वीक पहले से भी अगर क्वेश्चन कुछ पढ़े हुए मतलब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो सर तो वहाँ जल्दी क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं। Yes. कि वो पूछ क्या रहा है, ऐसी ऐसा है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में आपको क्वेश्चन डिकोड भी नहीं होगा, होंगे, ना आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, ना उस क्वेश्चन के पैटर्न को आप लर्न कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरा, रिविजन्स डेली करनी है। सुबह जैसे आपने बोला कि नोट्स रिवीजन करना है, शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो डेली के डेली जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको वो टॉपिक कंप्लीट होता चला जाए। और तीसरा कि जैसे आपने कहा कि जितने टॉपिक अभी कर सकते हो उतना कर लो, बाद में लास्ट मंथ में आपको नए टॉपिक्स नहीं करने, सिर्फ आपको रिविजन्स करनी है और बार बार रिविजन करनी है, और यही सीक्रेट है सक्सेस का। और जैसे एक बात आपने पहले भी कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस करो, सब करने की जरूरत नहीं है, और आपको सब आना भी नहीं चाहिए, आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक आने चाहिए और उनमें क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो मुझे आता है या नहीं आता है, मुझे करना है या छोड़ देना है, और छोड़ भी देना है तो भी फ्रैंकली छोड़ देना है, उसमें कुछ अटैचमेंट नहीं रखनी है, इमोशनल नहीं होना है। इतना करोगे आप सबका रिजल्ट 100% श्योर। एग्जैक्टली सर, करेक्ट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना, सेल्फ एनालिसिस करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप सब के लिए जो कि अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा। इस सेशन में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और बहुत अच्छे से आपने हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया। तो पूरे स्टूडेंट की तरफ से एंड आईपीएस फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से सारे हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया, हमारे सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स जो है क्लियर करे। एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से एंड सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। एंड आप सब भी, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।